जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की कहानी सुनने के बाद कहानी कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि नारद जी की है। दोस्तों, उस रोज जब मेरी बात दिवाकर भैया से हुई तो उन्होंने बताया कि उनके मालिक को एक वॉचमैन चाहिए। ये सुनते ही मैंने दिवाकर भैया को अपने मालिक से मेरे लिए बात करने को कहा। हालांकि मैंने पहले कभी भी वॉचमैन का काम तो नहीं किया था, पर मुझे इतना मालूम था कि मैं ये काम कर लूंगा। फिर 2 दिन के बाद जब दिवाकर भैया का कॉल आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मालिक से बात कर ली है और मुझे कल ही उनकी कोठी पर मिलने के लिए बुलाया है। ये पता चलते ही मैंने उसी शाम की बस पकड़ी और सीधे सीमोल बस डिपो पहुंच गया। सीमोल पहुंचते ही मैंने दिवाकर भैया को कॉल किया। फिर जब उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे रास्ता समझाते हुए चांदी चौक से आलोक स्वीट भंडार वाले रोड से सीधे अंदर आने को कहा। दिवाकर भैया से बात करने के बाद और रास्ता समझने के बाद मैं सीमोल बस डिपो से पहुंचा चांदी चौक, और फिर चांदी चौक से मैंने आलोक स्वीट भंडार वाला रोड ले लिया और आगे बढ़ता चला गया। करीबन 5 मिनट चलने के बाद अब मुझे एहसास हुआ कि अब उस रास्ते पर कोई चहल पहल नहीं है और आगे का रास्ता घने पेड़ों झुंड के बीच से गुजर रहा है। सूरज तो कब का ढल चुका था। ऐसे में जो थोड़ी बहुत रोशनी थी अब वो भी इन पेड़ों के चलते अंधेरे में समा गई थी। खैर, मैंने अपने कदम नहीं रोके और मैं आगे ही बढ़ता चला गया। साथ ही कुछ और आगे जाने के बाद मैं एक जगह अचानक ही रुक गया, क्योंकि रोड के दाईं ओर मुझे एक पेड़ की टहनी पर लालटेन लटकी हुई नजर आई और उस लालटेन के ठीक नीचे उसी पेड़ पर एक टूटा हुआ आईना लटका हुआ था। इसके साथ ही एक कुर्सी भी लगी हुई थी। अभी मैं उत्सुकता के चलते उस ओर ही देख रहा था कि तभी किसी ने उस ओर से मुझे आवाज देते हुए बोला, अरे बाबू, दाढ़ी कटवाना है क्या? ये आवाज सुनते ही मेरे बदन में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जिसके चलते मैं थोड़ा सा घबरा गया और बिना ये देखे कि किसने मुझे आवाज दी है मैं वहां से चल पड़ा। अभी मैं तेज कदमों से आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बज उठी। फोन देखा तो मैंने पाया कि दिवाकर भैया कॉल कर रहे हैं। कॉल के उठाते ही उन्होंने पीली कोठी 123 के गेट पर आने को कहा, जो कि उसी रोड पर थी। फिर जब मैं उस पीली कोठी के गेट पर पहुंचा तो गेट पर दिवाकर भैया मुझे खड़े हुए नजर आए। उन पर नजर पड़ते ही मैं उन्हें आवाज देते हुए बोला, आ गया भैया मैं। अभी मैंने इतना ही बोला था कि दिवाकर भैया ने छूटते ही बोला, ये ऐसे मिलेगा तू मालिक से? यहाँ नौकरी करने आया है या कोई फिल्म की शूटिंग करने के लिए? दरअसल उनका गुस्सा होना भी जायज था, क्योंकि मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल से तो कोई भी कह सकता था कि मैं कोई लोफर हूँ। पर मैं नौकरी की खबर सुनकर इतना खुश हो गया था कि इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। फिर दिवाकर भैया की बात सुनते ही मैंने उनसे बोला, कल मालिक से मिलने से पहले मैं दाढ़ी और बाल कटवा लूंगा। पर जब दिवाकर भैया ने मुझे बीच में टोकते बोला कि मालिक से अभी मिलना है, ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि मालिक से तो मुझे कल सुबह मिलना था। अभी मैं दिवाकर भैया से इस बारे में कुछ पूछता कि दिवाकर भैया गुस्से से ही बोले, जा अभी 1 घंटे में दाढ़ी मूंछ बनवा के आ। अगर 1 घंटे में नहीं आया तो फिर वापसी की बस पकड़ लेना। ये बोलकर दिवाकर भैया गेट के भीतर चले गए और मैं गेट पर खड़ा बस चुपचाप देखता रह गया। मुझे दिवाकर भैया से ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। खैर, किसी ने सच ही कहा है, जब समय खराब चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। उस वक्त मुझे दुख तो बहुत हुआ, पर मैंने दुखड़ा रोने की जगह अपने कदम बाजार की तरफ किए, इस उम्मीद में कि कहीं कोई नाई की दुकान अभी भी खुली हुई मिल जाएगी। पर जब मैं बाजार में पहुंचा तो तकरीबन सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और जो 1-2 दुकानें खुली हुई थी उनमें से कुछ होटल थे और कुछ मेडिकल स्टोर।
काफी ढूंढने के बाद भी जब मुझे नाई की दुकान नहीं मिली तो मैं समझ गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। बेहतर इसी में है कि मैं घर वापस लौट जाऊं। अभी मेरे मन में ये ख्याल आया ही था कि तभी मुझे उस लालटेन वाले नाई का ध्यान आ गया जो आते वक्त भी वहीं उस पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाए हुए था। उस नाई का ध्यान आते ही मैं दौड़ पड़ा उस नाई की उस दुकान की ओर। हालांकि मेरा एक मन उस दुकान पर जाने को तैयार नहीं था, पर मजबूर के चलते मैंने अपने उस मन की नहीं मानी और पहुंच गया उस नाई की दुकान पर। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा जहां वो लालटेन टंगी हुई थी, तो वैसे एक बार फिर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। पर उस वक्त मैंने उस एहसास को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ा। जैसे मैं उस पेड़ के नीचे लगी कुर्सी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, पर लालटेन अभी भी जल रही थी। जलती हुई लालटेन से मुझे लगा कि नाई भी यहीं कहीं होगा, इसलिए मैंने आवाज देते हुए कहा, अरे कोई है यहाँ पर? मेरे इतना बोलते मेरे पीछे से एक आवाज आई, दाढ़ी कटवानी है बाबू? वो आवाज सुनते ही मैं एकदम से पीछे पलटा और जब मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो एक हट्टा कट्टा नौजवान है, पर इसके बावजूद उसका पहनावा किसी बूढ़े आदमी की तरह था। सफेद धोती कुर्ता। अभी मैं उस नाई को ही घूर रहा था कि तभी वो नाई बोला, बाबूजी बाल बना दूं या फिर दाढ़ी? उसके ये पूछते मैंने बोला, दोनों ही बना दो। मेरा जवाब सुनने के बाद उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को बोला और उसके बाद उस नाई ने पहले तो मेरे बाल काटे और फिर दाढ़ी। बाल कटवाने के बाद जब मैंने उस नाई से पूछा कि कितने पैसे हुए हैं, तो उसने बोला, बाबू पैसे देने की जगह आप मुझे ये कटे हुए बाल ही दे दो। अभी उसके ये कहने पर मैं कुछ कहता कि इसी बीच दिवाकर भैया का कॉल आ गया। मेरे कॉल उठाते ही वो भड़कते हुए बोले, अबे तू आ रहा है या फिर वापसी की बस पकड़ ली है तूने? दिवाकर भैया के ये कहते मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, मैं बस आ ही रहा हूँ। मेरे ये कहते दिवाकर भैया ने कॉल रख दिया और उनके फोन रखते ही मैं वहां से दौड़ते हुए निकला और जब पीली कोठी के गेट पर पहुंचा था तो दिवाकर भैया मुझे देखते बोले, चल मालिक से मिलवा देता हूँ। फिर जब मैं मालिक से मिला तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, काम करना है ना? जिस पर मैंने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, जी जी मालिक, काम की खातिर तो मैं गांव से आया हूँ। मेरे जवाब दे दे उन्होंने दिवाकर भैया को इशारा करते हुए कहा, इसे हमारे पुराने बंगले की जिम्मेदारी दे दो और कुछ एडवांस भी। इतना बोलकर मालिक अपने कमरे में चले गए और उनके जाने के बाद दिवाकर भैया ने मुझे खाना पीना खिलाया और फिर सोने के लिए एक कमरा दे दिया। फिर अगली सुबह होते ही मैं पुरानी कोठी की चाबी लेकर वहां से निकल गया। जब मैं उस कोठी पर पहुंचा तो पाया कि उस कोठी के हर दरवाजे पर तालों के साथ काली रंग की कपड़ों की गुड़िया बंधी हुई है और तो और उन गुड़ियों के माथे पर 3 सुइयां भी गड़ी हुई थी। अब ये देखकर मेरा मन किया कि यहाँ से अभी लौट जाऊं, पर कुछ देर शांति से सोचने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया और गार्ड रूम में जाकर बैठ गया। दोस्तों, दिन गुजरते गुजरते मुझे ऐसा लगने लगा कि ये काम मेरे लिए बेस्ट है। आखिर काम के नाम पर सिर्फ बैठना ही तो था और दरवाजे पर लगे तालों और उस काली गुड़िया से मुझे इतना तो अंदाजा ही हो गया था कि यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। और इसी तरह बड़े ही आराम से मेरे अगले कुछ दिन बीत गए, पर अब मुझे ये काम उबाऊ लगने लगा। पर जब एक सुबह जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि मेरे सर के सारे बाल झड़ गए हैं। अब बालों की जगह पर मोटे मोटे गांठ उभर आई थी, यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी की जगह पर भी सर के जैसे गांठें उभर आई। ये देखकर मैं तो बुरी तरह से घबरा गया और फौरन ही दिवाकर भैया को मैंने कॉल किया और अपनी परेशानी उन्हें बताई। पर दिवाकर भैया ने सिर्फ ये बोलकर फोन काट दिया कि जाके मैं डॉक्टर को दिखा लूं। उन्हें मेरी जरा सी भी चिंता नहीं हुई। खैर उस वक्त मुझे बुरा तो बहुत लगा, पर अभी तो असल परेशानी मेरे सर और गालों पर भरी गांठें थी। लिहाजा मैं फौरन ही वहाँ के लोकल अस्पताल पहुँचा। अस्पताल पहुँचते ही जैसे मैं डॉक्टर से मिला तो वैसे ही मुझे डॉक्टर ने देखते ही मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ कहीं लेकर जाने लगा। मैंने उस डॉक्टर से बोला भी, डॉक्टर साहब आप मुझे ऐसे मेरा हाथ पकड़ के कहाँ पर ले जा रहे हैं? मेरे ये सवाल पूछने पर उस डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें अपना इलाज करवाना है तो चुपचाप चलते रहो। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। फिर जब वो डॉक्टर मुझे अस्पताल के एक खाली कमरे में छोड़ते बोला, तुम यहीं पर रुकना, अभी बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं
वही तुम्हारी जांच करेंगे और बताएंगे कि तुम्हें हुआ क्या है। वो डॉक्टर इतना बोलकर वहां से चला गया और मैं उस बड़े डॉक्टर का वेट करने लगा जिस डॉक्टर की वो बात करके गया था। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आया और आते मुझसे पहला सवाल पूछा, तुमने उस नाई को पैसे क्यों नहीं दिए? उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने बोला, किस नाई की बात कर रहे हो सर आप? मेरे ये सवाल करते ही उसने कहा, अपने दिमाग पर जोर दो, तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं किस नाई की बात कर रहा हूँ। उस आदमी ने जब ये बोला तो अचानक से मुझे याद आया कि सच में मैंने उस रात जल्दबाजी में उस नाई को सेविंग और बाल काटने के पैसे नहीं दिए थे, यहाँ तक कि उसने मांगे भी नहीं। अब ये याद आते ही मैंने उस आदमी से पूछा, पर मेरे पैसे ना देने से क्या फर्क पड़ गया? मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, क्या फर्क पड़ा है और आगे कितना फर्क पड़ेगा ये तुम अपनी आंखों से देखोगे और फिर खुद ही तय करना कि तुम्हारे पैसे ना देने के बदले कितना फर्क पड़ा है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने उसी कमरे में मौजूद एक दूसरे कमरे का ताला खोला और फिर उस दरवाजे से दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। उस आदमी ने जैसे मुझे आवाज देकर अंदर बुलाया तो मैं भी उस कमरे में दाखिल हुआ और अंदर जाते मुझे बहुत ही तेज ठंड महसूस हुई। फिर जब मेरी नजर उस कमरे में रखे स्ट्रेचर पर पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वो कमरा एक मुर्दा घर है, क्योंकि उन स्ट्रेचरों पर कई लाशें रखी थी जिनकी हालत से ऐसा जान पड़ रहा था कि उनकी मौत काफी पहले हो चुकी है। मैंने फौरन ही उस आदमी से सवाल करते पूछा, अरे आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मेरे ये कहते उस आदमी ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, स्टेशन नंबर 117 और 121 पर पड़े मुर्दे को जाकर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। वैसे तो मुझे उस वक्त मेरा मन वहां से निकलने को कर रहा था और सच्ची कहूँ तो उस आदमी पर मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आता भी क्यों ना, मैं अपने सर और गालों पर भरी गांठों के इलाज के लिए यहाँ पर आया था, पर मेरी जांच करने की बजाय ये आदमी जो शायद डॉक्टर ही था उसने मुझे मुर्दों के बीच लाकर खड़ा कर रखा था। फिर जब मैंने यही मन की बात को जुबान पर लाने की कोशिश की तो वो आदमी मेरे कुछ कहने से पहले ना जाने कैसे मेरे मन की बात भाप गया। इसलिए उसने मेरे मुंह खोलने से पहले ही उस स्ट्रेचर पर रखे मुर्दे की ओर इशारा करते हुए बोला, जाने से पहले उस मुर्दे को एक बार देख जरूर लो, फिर भले ही चले जाना। उस आदमी के दोबारा जोर देने पर मैं थोड़ा सोचने के बाद उस स्ट्रेचर की ओर बढ़ा और जब उस स्ट्रेचर के पास पहुंचा उस मुर्दे को देखने के लिए और जैसे मैंने उस पर रखी वो सफेद चादर हटाई तो वैसे ही मेरी चीख निकल गई और मैंने अपने पैरों का संतुलन खो दिया, जिसके कारण मैं बहुत ही बुरी तरह से वहीं फर्श पर गिर पड़ा। दरअसल मेरी चीखने की वजह उस स्ट्रेचर पर रखा वो कुरूप यानी कि घिनौनी डेड बॉडी थी, जिसका सर किसी गुब्बारे की तरफ फूला हुआ था, जिस पर बड़ी बड़ी गांठें उभरी हुई थी और बाकी का भाग इतना सूखा हुआ था कि किसी जली हुई लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उस मुर्दे की पलकें अभी भी झपक रही थी, जिसके चलते डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर गिरने के फौरन बाद ही मैं वहां से उठा और वहां से तुरंत ही भागा और सीधे अपने ठिकाने पर पहुंचा। हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ था। फिर करीबन घंटे 2 घंटे बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने दिवाकर भैया को कॉल किया ये बताने के लिए कि अस्पताल में मेरे साथ क्या हुआ था, पर दिवाकर भैया को कई बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। जिसके बाद मैं चुपचाप अपने गार्ड रूम में बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अस्पताल वाला वो आदमी मुझे वो मुर्दा घर दिखाकर क्या समझाना चाहता था। अभी मैं मन ही मन अपने सवालों को सुलझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भैया जरा बाहर आइए। ये सुनते ही मैं अपने गार्ड रूम से बाहर निकला और जब मेन गेट की तरफ देखा तो मुझे एक दुबला पतला लड़का गेट के पास खड़ा हुआ नजर आया। उस पर नजर पड़ते ही जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उस लड़के ने अपना नाम बताते बोला, मेरा नाम निर्मल है। अच्छा हुआ आपने उस डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनी, नहीं तो आप भी उनके झांसे में आ जाते। अभी वो लड़का मुझे उस डॉक्टर के बारे में ही बता रहा था कि मैंने उस लड़के से पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? मैंने तो किसी को अपना एड्रेस नहीं बताया था। दरअसल मुझे शक था कि ये लड़का उसी डॉक्टर का भेजा हुआ ना हो, कहीं ये मेरा पीछा करता हुआ तो यहाँ पर नहीं आ गया। फिर जब उस लड़के ने मेरे सवाल का जवाब दिया तो उसने बताया कि मैं उसी अस्पताल में काम करता हूँ और जब आपको उस रूम में ले जाया जा रहा था तो मैं वहीं उस लॉबी में ही था। फिर जब मैंने डॉक्टर प्रमोद को उस कमरे में जाते देखा
तो मैं समझ गया कि आखिर मामला क्या है, जिसके बाद मैं अस्पताल के बाहर आपके आने का इंतजार करने लगा। पर जब आप भागते हुए अस्पताल से बाहर निकले तो मैं समझ गया कि आपने डॉक्टर प्रमोद की नहीं सुनी है, और इसीलिए आपकी मदद के लिए मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अब ये जानने के बाद मैंने उस लड़के से अगला सवाल करते पूछा, तुम मेरी मदद किस तरह से कर सकते हो? तो उसने मुझे जवाब देते हुए बोला, भैया मैं शाम को आऊँगा ड्यूटी ख़त्म करके, फिर आपको आपकी इस बीमारी का कारण भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि ये सब कैसे ठीक होगा। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं उसके जाने के बाद ये सोचने लगा कि मुझे उस लड़के की बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो लड़का भी तो उसी अस्पताल में काम करता था। क्या मालूम उस लड़के को उसी डॉक्टर ने मेरे पीछे लगाया हो। खैर अभी सवाल तो कई थे, पर सबसे अहम सवाल ये था कि मुझे हुआ क्या था और उस नाई का मेरी इस बीमारी से क्या कनेक्शन था। फिर जब शाम के 7 बजे तो वो लड़का अपने कहे अनुसार जब शाम को दोबारा आया तो वो आते ही मुझे अपने साथ चलने को बोला, जिस पर मैं थोड़ा हिचकिचाया और उससे बोला, देखो तुम्हें जो कुछ बताना है यहीं पर बताओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। अब मेरा ये जवाब सुनते वो लड़का बोला, देखो भैया अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी आपके सर की गांठें लाल पड़ने लगेंगी और फिर दर्द का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिससे आप कभी निकल नहीं पाओगे। इससे पहले आपकी हालत कंट्रोल से बाहर हो जाए, आप मेरे साथ चलिए ताकि आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। दोस्तों वो लड़का जिस तरह से मुझे आने वाले वक्त की गंभीरता को समझाने की कोशिश कर रहा था, उससे मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो उस डॉक्टर का भेजा हुआ आदमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेरे सिर और चेहरे पर उभरी गांठें भी अब बढ़ती होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे में मैंने उस लड़के की बात मान ली। मेरे राजी होते ही मैं उस लड़के के साथ निकल गया। फिर जब वो लड़का मुझे मीणा बस डिपो लेकर पहुंचा तो मैंने उस लड़के से पूछा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। मेरे ये सवाल पूछने पर उसने बोला, हम नारंग ठेकेदार के घर जा रहे हैं, एक वो ही है जो आपकी इस बीमारी का इलाज जानते हैं। अभी उस लड़के ने इतना ही कहा था कि तभी एक बस आई और मैं उस लड़के के साथ बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद उस लड़के ने आगे नारंग ठेकेदार का नाम लेते हुए बताया कि कुछ सालों पहले नारंग ठेकेदार की आपकी जैसी हालत हो गई थी, लेकिन कई नामी गिरामी अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी चेहरे और माथे पर उभरी गांठों का इलाज नहीं मिला। उल्टा वो गांठें बड़ी और लाल होती गईं और जब उन गांठों में दर्द होना शुरू हुआ तो फिर तो वो दिन रात चीखते रहे। कोई भी दर्द की गोली काम ही नहीं करती थी, जिसके चलते उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था। धीरे धीरे उनका सर सूजता गया और बाकी का भाग सूखता गया। नारंग के परिवार वालों को उनकी हालत देखकर यह अंदाजा हो ही गया था कि अब नारंग जी नहीं बचेंगे कि तभी एक चमत्कार हुआ और मातू पगली उनके घर पहुंच गई और मातू पगली ने 7 दिनों के अंदर ही नारंग जी को ठीक कर दिया। उस लड़के के ये कहते मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा, मातू पगली ये कौन है और उसने नारंग जी को ठीक कैसे कर दिया? मेरे ये पूछते उस लड़के ने कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मातू पगली ने नारंग जी को ठीक कैसे किया, पर इतना मालूम है कि नारंग जी अपनी जवानी के दिनों में तंत्र साधना किया करते थे और उनकी तंत्र साधना की जो गुरु थी वो थी मातू पगली। कहते हैं कि मातू पगली अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अभी उस लड़के ने अपनी बात खत्म ही की थी कि इसी बीच बस एक जगह रुकी। बस के रुकते बस के कंडक्टर ने आवाज लगाते हुए बोला, अरे भाई बकुआ वाले उतर जाओ। कंडक्टर की ये कहते वो लड़का अपनी सीट से उठा और बस से नीचे उतर गया और उसके साथ ही मैं भी। बस से उतरने के बाद हमने एक रिक्शा लिया जिससे हम पहुंचे नारंग जी के घर और घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उस लड़के ने नारंग जी को आवाज लगाते हुए कहा, नारंग काका, नारंग काका। अभी वो लड़का आवाज ही लगा रहा था कि तभी उस घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग इंसान लाठी लिए घर से बाहर आया। और जैसे वो बुजुर्ग इंसान बाहर आया तो उस बुजुर्ग इंसान पर नजर पड़ते ही मैं एकदम से चौंक गया। दरअसल मेरे चौंकने की वजह थी उसके चेहरे पर वो बड़े बड़े लाल गड्ढे जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। अभी मैं उनके चेहरे को ही देख रहा था कि तभी वो बुजुर्ग मेरी ओर देखते बोला, अरे ये भी उस नाई का शिकार बन गया क्या? उस बुजुर्ग के ये कहते वो लड़का बोला, हाँ काका, ये भी उसी नाई के शिकार बन गए हैं। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये मेरी नजर में आ गए। उस लड़के के ये कहते उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, इसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। अगर इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती तो ये उस नाई से कभी नहीं मिलता।
खैर अब इस बारे में बात करके क्या फायदा, तुम ये बताओ अब करना क्या है। उस बूढ़े आदमी के ये कहते ही मैंने बोला, मुझे ठीक कर दो बस। मेरे ये कहते ही नारंग बाबा ने बोला, इसके लिए पहले ये पता लगाना होगा कि उस नाई ने तुम्हारे बालों को किस शमशान भूमि में गाड़ा है, और जैसे उस शमशान भूमि का पता चलेगा तो वैसे ही तुम वहां जाना और अपने बालों को खोदकर बाहर निकाल लेना और उन बालों को किसी की चिता में जला देना। साथ ही 1.25 रुपया उस जगह पर गाड़ देना जहाँ से तुमने बाल निकाले हों। और हाँ, आज रात को मैं मातू पगली माई का आह्वान करूंगा, वो जो दिशा बताएगी तुम उस दिशा की तरफ निकल जाना। अब ये बोलकर नारंग बाबा अपने घर के भीतर चले गए और वहीं वो लड़का और मैं वहीं उनके घर के बाहर खड़े उनके लौटने का इंतजार करने लगे। फिर करीबन रात के 1 बजे नारंग बाबा बाहर आए और मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने को कहा। उनके ये कहते मैं उस लड़के के साथ उत्तर दिशा की तरफ निकल गया। काफी चलने के बाद एक शमशान नजर आया जहाँ पर एक चिता भी जल रही थी, और उस शमशान के नजर आते ही उस शमशान के अंदर हम दोनों दाखिल हुए और अंदाजे से हमने खोदना शुरू कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तीसरी बार में ही मुझे एक काली पोटली में मेरे बाल जमीन में गड़े हुए मिल गए। बाल मिलते ही मैंने ठीक वैसा किया जैसा कि नारंग बाबा ने बताया था। पहले तो मैंने उन बालों को उस जलती हुई चिता में फेंक दिया और फिर 1.25 रुपया उसी गड्ढे में गाड़ दिया जिस गड्ढे से मैंने अपने बाल निकाले थे। अपने काम को अंजाम देने के बाद मैं उस लड़के के साथ उसके घर पर चला गया। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे सर और चेहरे पर उभरी हुई गांठें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उस लड़के को भी मैंने दिल से धन्यवाद दिया जिसने मेरी इतनी मदद की थी। खैर मैं तो उस नाई का शिकार होते होते बच गया, पर अब सवाल ये था कि आखिर वो नाई है कौन और वो ऐसा टोटका लोगों के साथ क्यों कर रहा है, और साथ ही वो डॉक्टर प्रमोद उस नाई के शिकार हुए लोगों के साथ क्या करता है। ये सब सवाल आज भी मेरे जहन में बसे हुए हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि एक लोको पायलट की है। दोस्तों ये घटना मेरी खुद की आप बीती है और ये घटना उस रात की है जब मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे अकेला इंसान हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर पटरियाँ तो थी लेकिन आगे की कोई मंजिल नहीं थी। वो एक ऐसा रास्ता था जो सिर्फ भयानक और डरावनापन का एहसास करवाता था, और इसी डरावनेपन की वजह से मेरे साथ जो घटना घटी उसने तो मेरे अंदर तक की आत्मा को हिला कर रख दिया था। तो दोस्तों क्या है मेरी ये डरावनी घटना और आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैंने इस काम में 27 साल दिए हैं। दोस्तों मैं पेशे से एक लोको पायलट था। सैकड़ों रातें मैंने केबिन में बिताई थी। वहाँ की काली रातें, सुनसान ट्रैक और भयानक माहौल जो मेरे आसपास हमेशा बना रहता था। शायद आप सोचेंगे कि ट्रेन चलाने में डर कैसा होता है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि असली डर खालीपन में नहीं होता बल्कि उसमें होता है जो खालीपन को भरने के लिए आता है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है शाहपुर और दौलताबाद के बीच की। ये क्षेत्र डेड जोन कहलाता है। यहाँ पर टावर नहीं होते थे और न ही कोई बस्ती, बस यहाँ चारों ओर जंगल और आसपास सूखी नदी, यानी कि एक वीरान इलाका ही मौजूद था। और ये क्षेत्र मेरी डरावनी कहानी का घर है, खासकर वो अमावस्या की रात के 2:15 बज रहे थे जब मैं मेल एक्सप्रेस खींच रहा था। बाहर बहुत घना अंधेरा था और कोहरा बिछा हुआ था। अंधेरा ऐसा था कि मेरी ट्रेन की हेडलाइट भी उस अंधेरे को चीर ना पा रही थी। तभी कुछ दूर मुझे एक सिग्नल दिखाई पड़ा, एक लाल बत्ती वाला। मैंने झट से ब्रेक लगाना शुरू किया, पर ट्रेन के इंजन को धीमा करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। फिर खिड़की में से मुझे वो दिखा, पर ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। उसका इंजन बहुत ही पुराना था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भाप वाला इंजन है। पूरी तरह से काला था और ना ही तो उस पर कोई नंबर थे और ना ही उस इंजन के सामने कोई रोशनी थी जैसे कि आम इंजनों के सामने हेडलाइट लगी होती है। बस मुझे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये एक धुंधली सी चमक है, जैसे आग के अंदर से जल रही हो। उसके डिब्बों पर जाले लगे थे और हर खिड़की पर एक चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। मुझे लगा कि ये कोई मालगाड़ी होगी जो साइडिंग पर खड़ी होगी, पर यहाँ पर साइडिंग कहाँ है, और वो ट्रेन पटरी पर नहीं थी
बल्कि वो ट्रक के एकदम बगल में जमीन से 1 फीट ऊपर हवा में तैरते हुए आ रही थी। उसकी आवाज कोई हॉर्न नहीं बल्कि बस एक धीमी और लंबी भयानक चीख थी, जैसे कि किसी धातु को घिसा जा रहा हो। उस ट्रेन को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर मैंने अपने सहायक रमेश को हिलाया और बोला, रमेश देखो तो सही वो क्या है। मेरी आवाज सुनते ही रमेश भी नींद से जाग गया और आंखें मलता हुआ उठा और बोला, क्या बात है सर, सिग्नल हरा हो गया क्या? तभी मैंने देखा कि मेरा सिग्नल जो 1 सेकंड पहले लाल था अब वो हरा हो चुका था और वो भूतिया ट्रेन अब वहां से चली गई थी, जैसे कि वो वहां पर थी नहीं, और जो कोहरा था वो भी अब साफ हो गया था। तभी मैंने रमेश से बोला, तुमने कुछ नहीं देखा? मेरी ये बात सुनते उसने जम्हाई ली और बोला, क्या देखना था सर, बस सिग्नल ही तो था। उसकी बात सुनते मैं शांत हो गया और सोचने लगा कि शायद ये थकान थी, पर मेरे भीतर एक भयानक चीख अभी भी गूंज रही थी। उस रात मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था और मैं सीधा चुपचाप से अपने काम पर लग गया, क्योंकि रेलवे में इन सभी बातों का सिर्फ मजाक ही उड़ाया जाता है, जिस वजह से मैंने उस वक्त चुप्पी साध ली। लेकिन 1 महीने के बाद अगली अमावस्या की रात फिर से आई। वही 2:15 बजे का समय हो रहा था और वही जगह थी, पर इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने ट्रेन की हेडलाइट बंद कर दी थी। मेरी ट्रेन अंधेरे में धीरे धीरे सरक रही थी और फिर वो वही लाल सिग्नल, जैसे वो मुझे रोकने का आदेश दे रहा हो। और तभी वो ट्रेन आई, लेकिन इस बार उस ट्रेन की कोई आहट नहीं थी, बस एक भारीपन था जो मेरे केबिन को ठंडा कर रहा था। पर इस बार मैंने उसकी खिड़कियों में झांकने की हिम्मत की, और जैसे ही मैंने झांकने की हिम्मत जुटाई तो मैं ये देखकर डर गया कि उस ट्रेन में दिखाई दे रहे चेहरे, जिनकी आंखें मुझे घूर रही थी, उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे कोयले की खान हो। उनके हर एक चेहरे पर एक कहानी थी, डर की और एक दर्द की। मुझे लगा वो चिल्ला रहे हैं, पर उनकी मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब ये सब देखते हुए मैंने रमेश को जगाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर उसे ये चेहरे दिखाई नहीं दिए तो वो मुझे पागल समझेगा। इसलिए मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली और मैंने सही वक्त का इंतजार किया। फिर लगभग 2 मिनट तक मेरी ट्रेन वहीं पर खड़ी रही और मेरे सामने वो काले भयानक छाया बिना आवाज के हिलते रहे। मेरा सिग्नल लाल का लाल ही रहा। फिर कुछ देर के बाद वो ट्रेन हवा में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी, और फिर जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ी कि उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो झोंका इतना ठंडा था कि मानो कि बर्फ के क्रिस्टल मेरे मुंह से टकरा गए हों। और फिर उसके बाद सिग्नल एकदम से हरा हो गया, जैसे कि उसने मेरा रास्ता साफ कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर अमावस्या की रात आती और वही लाल सिग्नल और वो भूतिया ट्रेन से मेरा सामना होता। मैं अब इसे अमावस्या की गाड़ी बोलता था। हर बार मेरी ट्रेन 2:15 पर उसी जगह पर ही रुकती, सिग्नल लाल हो जाता और भूतिया ट्रेन आती गुजरती, और फिर सिग्नल हरा हो जाता। लेकिन अब मैं अजीब सा महसूस करने लगा था। ये एक भयानक रूटीन बन गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत नहीं था, बल्कि ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा बन गया था। मानो रेलवे ने मुझे ये एक गुप्त काम सौंप दिया हो कि मैं इस भूतिया ट्रेन को पास होने दूं। फिर एक बार मैंने अपनी सीनियर मिश्रा जी से इशारों में बात की, सर कभी कभी सिग्नल बेवजह लाल हो जाता है, पर उसके बाद ट्रैक एकदम खाली मिलता है। मेरे ये कहते ही मिश्रा जी ने मेरी ओर एक बार के लिए देखा तो मैंने पाया कि उनकी आंखों में एक थकान थी, और उन्हीं थकान भरी आंखों से मुझे जवाब देते बोले, दीपक, कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नहीं होते, वो किसी और के लिए होते हैं। जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी तो मैं चौंकते बोला, क्या कुछ सिग्नल किसी और के लिए होते हैं? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने बताया कि दीपक, एक बार बहुत साल पहले इसी ट्रैक पर एक ड्राइवर ने अपनी ट्रेन नहीं रोकी थी। उसने कहा था कि सिग्नल खराब था और वो सीधे उस चीज से टकरा गया जो पटरी पर नहीं थी। ट्रेन का तो कुछ नहीं हुआ, पर ड्राइवर और उसका चेहरा डर से पत्थर का हो गया था। आखिर वो क्या चीज थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में वो एक अज्ञात वस्तु है। पर स्थानीय लोग इसे शिकारी इंजन कहते हैं कि ये आत्माओं को ले जाने वाला इंजन है और इसे गुजर देना ही बेहतर है। अब मिश्रा जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ गया था कि कोई मुझे जानबूझकर रोक रहा है। फिर अगली अमावस्या की रात मैंने एक भयानक फैसला लिया कि अब मैं नहीं रुकूंगा।
मैं डरा हुआ तो था, पर मेरी 27 साल की वफादारी मुझ पर हावी हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं आखिर क्यों इस भूतिया ट्रेन के लिए रुकूं। मैंने पहले से ही अपनी ट्रेन की जो गति थी वो बढ़ा दी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 2:15 हुए। इस ट्रैक पर वही लाल सिग्नल, पर इस बार वो ज्यादा गहरा और ज्यादा भयानक लग रहा था। और वो जो भूतिया ट्रेन थी वो फिर से आ गई थी। इतनी जल्दी आई थी वो कि मुझे ब्रेक लगाने का भी मौका ना मिला। वो भाप वाली ट्रेन अब मेरे सामने खड़ी थी, वो भी हवा में तैरती हुई। लेकिन इस बार मैंने एक दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी थी, जिसे सुनते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। और हॉर्न देते हुए मेरी ट्रेन उस भूतिया ट्रेन की ओर बढ़ी। और फिर कुछ देर के बाद मेरी ट्रेन उसके आर पार हो गई। दोस्तों, मुझे लगा जैसे मैं ठंडे पानी के एक बादल से गुजरा हूँ। सेकंड के लिए भी मुझे अपनी ट्रेन की गति महसूस ही नहीं हुई। और फिर मेरी हेडलाइट फिर से ट्रैक पर थी। सिग्नल भी अब हरा हो चुका था और मैंने देखा कि अब सब कुछ सामान्य है। पर मेरे केबिन में अब एक नई गंध थी। वो गंध ऐसी लग रही थी जैसे कि वो जली हुई लकड़ी और पुराने लोहे की गंध हो। और मेरा जो सहायक था रमेश, उसकी जो सीट थी अब वो खाली थी। रमेश को उसकी जगह पर ना देखकर मैंने एक जोर की आवाज दी, अरे रमेश, तुम कहाँ पर हो? लेकिन रमेश का मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। तभी मैंने घबराते हुए केबिन का दरवाजा देखा तो मैंने पाया कि अब वो बंद है। मैंने अपनी ट्रेन तुरंत ही रोक दी और केबिन का दरवाजा खोला तो रमेश वहां पर कहीं नहीं था। मैंने ट्रेन के इंजन को और डिब्बों को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि सब कुछ सामान्य है। फिर जब रमेश मुझे कहीं नहीं दिखा तो मैंने अगले स्टेशन पर इस घटना की रिपोर्ट दी, रमेश की गुमशुदगी की, जिसमें रेलवे ने पूरी जांच पड़ताल की। पर रमेश का कोई नामो निशान ना मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में घुल गया हो। लेकिन सबसे दुख वाली बात ये थी कि रेलवे विभाग ने सिर्फ एक दुर्घटना मान लिया था इसे, ये कहकर कि शायद इंजन का दरवाजा खुला रह गया होगा और वो कहीं पर गिर गया होगा। पर दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैंने आखिरी बार जो देखा था वो था रमेश का जैकेट जो सीट पर पड़ा हुआ था। उस पर कुछ नहीं, सिर्फ काली और सूखी राख लगी हुई थी। पर फिर वो अमावस की काली रात एक बार फिर से आई, जिसे देखकर मुझे डर लग रहा था। उस वक्त मुझे ड्यूटी तो करनी ही थी और वही जगह थी। समय भी 2:15 का हो रहा था और सामने जो सिग्नल था वो फिर से लाल था। फिर इसके बाद वो भूतिया ट्रेन एकदम से प्रकट हुआ, पर इस बार वो मेरे सामने नहीं रुका। वो धीरे धीरे मेरे बगल से गुजर गया। मैं जानता था कि मुझे क्या देखना है। मैंने हिम्मत करके उसकी एक खिड़की में झांक कर देखा, जहां पर मुझे एक चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा रमेश का था जो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी खाली थी, पर उनमें एक भयानक शांति थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली से मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसके बगल में एक जगह और भी खाली थी, शायद वो मुझे वहीं पर बैठने का इशारा कर रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि जब मैं रुका नहीं तो इंजन ने किसी और को ले लिया और वो मुझे अगले महीने ले जाने के लिए उस खाली सीट को भर रहा था। हर अमावस्या को मैं वहां पर रुकता हूँ। सिग्नल लाल हो जाता है और वो ट्रेन आती है, मुझे देखती है और वो वहां से चली जाती है। और जब मेरा सिग्नल हरा हो जाता है तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। पर अब मुझे मालूम है कि हर महीने उस भूतिया ट्रेन में एक और चेहरा जुड़ जाता है और एक दिन जब वो मेरे पास से गुजरेगी तो उसके पास मेरे लिए कोई खाली सीट नहीं होगी। मुझे देखने से ऐसा लगता है कि वो खाली सीट सिर्फ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही है। पर मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे उससे सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।